क्या पढ़ने वाले हैं? वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है, बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। देखिए वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या कहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड इज formed due to overlapping of orbitals। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है किस वजह से? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से। देखिए होता क्या है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं और ये अप्रोच करते करते इनका जो वैलेंस सेल होता है, हिंदी में बोले तो जो संयोजी कक्षा होता है, वो आपस में क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। आपस में क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। देखिए ये ओवरलैप कर गए, तो ये जो ओवरलैप पार्ट है, ओवरलैप्ड ऑर्बिटल, ये जो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल होता है इसी की वजह से क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? दूसरी बात, केवल वे ही ऑर्बिटल या कक्षक, हिंदी में क्या कर सकते हैं? कक्षक, केवल वे ऑर्बिटल या कक्षक क्या कर सकते हैं? ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ओनली दोज ऑर्बिटल्स, हिंदी में क्या कहेंगे? कक्षक। ओनली दोज ऑर्बिटल्स टेक पार्टिसिपेट in covalent bond which have unpaired electron, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोले तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक ना? केवल वे ऑर्बिटल या कक्षक ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके वैलेंस शेल में क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना? तीसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, greater is the strength of the bond, greater is the strength of bond। जितना ओवरलैपिंग बढ़िया होगा, जितना अच्छे से ओवरलैपिंग होगा, या ओवरलैपिंग जितना क्या होगा? ज्यादा होगा, वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। उतना ही ज्यादा वो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखो जब भी क्या होता है,
ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, ऑर्बिटल्स जब क्या होते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। तो उस ओवरलैपिंग के दौरान उस ओवरलैपिंग में कुछ न कुछ क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, ये एनर्जी जितना ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, रिलीज होगा, उस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी जिस भी बॉन्ड फॉर्मेशन में जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी, हिंदी में कहें तो ऊर्जा जितनी ज़्यादा निकलेगी वह बॉन्ड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो इसमें क्या लिखेंगे, ड्यू टू ओवरलैपिंग some energy are released, some energy are released which is known as bond energy, जितनी बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, बंध बनाते टाइम जो ऊर्जा क्या होती है, निकलती है, हम उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बंध ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जितनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा उस बॉन्ड का क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, वह बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। तो ग्रेटर इज द एनर्जी released, greater will be bond strength, जितना अधिक अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, वह बॉन्ड उतना ही अधिक क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक है ना। अच्छा देखो, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड, हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड, या इसी को क्या बोल लेते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल के एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ऑर्बिटल जब क्या करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, तो उस क्रम में, ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखो ये एस ऑर्बिटल है और एक दूसरा एस ऑर्बिटल है, देखिए एक ये एस ऑर्बिटल, दूसरा एस ऑर्बिटल ये है, ठीक है ना। जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या करेंगे, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दीज टू एटम्स। अब देखो होता क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज। होता क्या है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना। तो इन अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये दोनों जो एटम है एक दूसरे की तरफ क्या करना चालू करते हैं, अप्रोच करना चालू करते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ना चालू करते हैं। ये अप्रोच करते करते बढ़ते बढ़ते इतना नज़दीक आ जाते हैं कि इनके बाहरी ऑर्बिटल का, इनके बैलेंस ऑर्बिटल का कुछ हिस्सा एक दूसरे से क्या कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है, एक दूसरे से क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है,
जिसकी वजह से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये बात नोट करके लिख लीजिएगा कि एस ऑर्बिटल इज ऑलवेज फॉर्म एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल हमेशा ही कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है। बाकी अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। किसके ओवरलैपिंग, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है। देखो एक हमारा पी ऑर्बिटल ये है, बोलो, और दूसरा पी ऑर्बिटल ये है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना चालू करते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना चालू करते हैं, ठीक है, और दोनों एक ही एक्सिस पे हैं। क्लियर है। तो होगा क्या कि इनका जो कुछ हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, आपस में ओवरलैप कर जाएगा। हम इसको बोलते हैं हेड टू हेड या एक्सियल ओवरलैपिंग। तो ये जो हमारा है ये क्या कहलाएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अच्छा देखो अगर P के साथ हमारा क्या कर जाए, एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाए, ये एस ऑर्बिटल और ये P ऑर्बिटल, होता क्या है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, और क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बोलो बात समझ में आती है। और इसको बोलेंगे sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, एक केस और एक p, sp ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलेंगे, p और p है ना, तो इसको बोलेंगे pp ओवरलैपिंग, इसको pp ओवरलैपिंग और इसको sp ओवरलैपिंग। क्लियर है। देखो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, लेटरल ओवरलैपिंग का, लेटरल ओवरलैपिंग। जो दूसरा केस हमारे पास है वो किसका हो सकता है, लेटरल ओवरलैपिंग का। अब देखो दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इस तरह से क्या है, ऑक्यूपाई करते हैं पोजीशन। एक पी ऑर्बिटल ये, दूसरा पी ऑर्बिटल ये, ठीक ना। और ये एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, अप्रोच करना चालू करते हैं, ठीक ना। जब अप्रोच करना चालू करेंगे तो होगा क्या कि जब ये एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो इसका कुछ हिस्सा ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और कुछ हिस्सा नीचे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। कुछ हिस्सा कहाँ कर गया, ऊपर ओवरलैप, और कुछ हिस्सा नीचे ओवरलैप कर गया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग, या इसको बोलेंगे साइड बाई साइड ओवरलैपिंग। और इसको क्या हम कहते हैं, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग, साइड बाई साइड ओवरलैपिंग। क्लियर है।
और साइड बाई साइड ओवरलैपिंग की वजह से जो हमारा बॉन्ड बनता है दैट इज द पाई बॉन्ड। इसकी वजह से हमारा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो याद रखिएगा जब भी ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब कभी बॉन्ड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो उसमें क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए। चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल एसपी और पीपी ओवरलैपिंग के। क्लियर है? तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। अब एसपी ओवरलैपिंग कौन कौन से मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है, ठीक है ना? तो देखो जरा, एक वेल नोन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, एक आपका जाना पहचाना सा क्या है मॉलिक्यूल है, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, अणु। अणु, हाँ, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, यौगिक। तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर किस तरह की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। तो अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 17 हो गया। 2 2 4 6 10 2 12 5 17, 17 हो गया। अच्छा देखो इसके 3p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है ना। 3p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। या इसके बाहरी कक्षा की बात कर लें, तीसरी कक्षा की, तो तीसरे सेल की, तो थर्ड सेल में इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन अपना क्या पूरा करता है, डुप्लेट पूरा करता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2, 1 चाहिए होंगे, ठीक है ना। यानी 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को चाहिए होगा और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चाहिए होगा। देखो होता क्या है, इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है, जो वैलेंस कक्षक है वो p ऑर्बिटल है, और इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है, जो संयोजी कक्षक है, वह क्या है, 1s, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसके p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके s ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसका p ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग करने के दौरान वो क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन किसका होगा, क्लोरीन का, और 1 इलेक्ट्रॉन किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, p ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, s ऑर्बिटल। तो क्लोरीन का p और हाइड्रोजन का s दोनों मिलकर के क्या हो गया, sp ओवरलैपिंग। क्या हो गया, sp ओवरलैपिंग। क्लियर है? एग्जाम्पल ऑफ pp ओवरलैपिंग, एग्जाम्पल ऑफ pp ओवरलैपिंग। देखिए pp ओवरलैपिंग कहाँ होता है, तो pp ओवरलैपिंग बेसिकली होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। किसके अंदर होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। कैसे होगा, देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, अणु की बात करें, ठीक है ना, तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p4। हाँ, अच्छा देखो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। संयोजी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 2 6, ठीक है ना।
इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अगर इसके p ऑर्बिटल की बात कर लें, p कक्षक की बात कर लें, ठीक है, तो इसके p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? अनपेयर्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसी तरह से हो जाएगा। तो देखो, एक ऑक्सीजन के एक p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑक्सीजन के एटम में, जो दूसरा ऑक्सीजन का एटम है उसके p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। देखो, ऑक्सीजन का एक एटम ये और दूसरा एटम ये, एक ऑक्सीजन का एटम ये और दूसरा एटम ये, एक ऑक्सीजन का परमाणु ये और दूसरे ऑक्सीजन का परमाणु ये। इसके p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसके भी सेम कंडीशन है। अब ये क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना चालू करेंगे, ठीक है ना। जब ये अप्रोच करेंगे तो इसके इस वाले p ऑर्बिटल और इस वाले p ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग। इस वाले p ऑर्बिटल इस वाले p ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग। और यहां से क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। बट व्हाट अबाउट दिस? ये दोनों ऑर्बिटल क्या कभी इस तरह से ओवरलैप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों ऑर्बिटल क्या करते हैं? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। तो ये लेटरल ओवरलैपिंग और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इसको क्या कहते हैं? पीपी ओवरलैपिंग। इसमें कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं? p और p। तो दिस इज पीपी ओवरलैपिंग। नोट करिए। देखिए, बैलेंस बॉन्ड थियरी के टॉपिक में जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। बैलेंस बॉन्ड थियरी के टॉपिक में जो सबसे जरूरी हिस्सा है, जहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और बैलेंस बॉन्ड थियरी में जहां से क्वेश्चन बनते ही हैं, वो एक अकेला टॉपिक है क्या? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यह टॉपिक अपने आप में क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे क्वेश्चन बोर्ड से लेकर के नीट और जेईई तक हर जगह क्या फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में हम क्या संबोधित करते हैं? संकरण। हिंदी में हम इसको क्या लिखते हैं? संकरण। पहले हम समझ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, संकरण की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों यह कॉन्सेप्ट हमको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर अप्लाई करना पड़ा। क्लियर है। एक मॉलिक्यूल लेते हैं मीथेन, बेचा जाना पहचाना सा मॉलिक्यूल है, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, ठीक है ना। एक कार्बन का हमारा क्या है? अणु है ये, जिसको क्या कहते हैं? मीथेन, ठीक है ना। अब देखो जरा, इस मीथेन के अंदर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p2 है ना जी। देखो, और कितने हाइड्रोजन है? 4।
मतलब 4 हाइड्रोजन के लिए कम से कम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थियरी में अभी हमने पढ़ा क्या कि बॉन्ड फॉर्मेशन में, बंध बनाने में केवल वही ऑर्बिटल, हिंदी में बोले तो कक्षक, केवल वही ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। बॉन्ड बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब जरा इस कार्बन के वैलेंस सेल के स्ट्रक्चर को देखिए जरा, है ना, संयोजी कक्षा के स्ट्रक्चर को देखिए। तो ये 2s और ये क्या है? 2p। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? पहले समझ लीजिए आप लोग, फिर नोट करिएगा। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इस कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 2। इसको हम कितने बॉन्ड बनाने चाहिए थे? 2। लेकिन कार्बन, इसने हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4 बॉन्ड बना रखे हैं। मतलब कि इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट कम से कम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और युग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। अब मान लीजिए किसी भी तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इस वाले ऑर्बिटल में आ जाए, खाली पड़ा है, आराम से आ सकता है, ठीक है ना। बोलो, एक घर में 4 रूम है ना, एक रूम खाली पड़ा है, कोई रह नहीं रहा है, मियाँ बीवी के बीच झगड़ा हो गया तो एक ने मुंह फुला करके जो खाली रूम पड़ा है उसमें शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये पेयर्ड से क्या हो जाएंगे? अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो ये 2s, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, और 2p, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोलो, एक बात यहां पे और ध्यान दीजिए, इस 4 बॉन्ड में जो ये 4 बॉन्ड बन रहा है उसमें 3 बॉन्ड किसने बना रखा है? p ऑर्बिटल ने। तो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? p। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल हुआ है? s। यानी इसमें 3 बॉन्ड ऐसे होंगे जो sp ओवरलैपिंग के होंगे, लेकिन इन चारों में से एक बॉन्ड ऐसा है जो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? s। और हाइड्रोजन का कौन सा यूज हो रहा है? s। यानी एक बॉन्ड ऐसा है जो कौन सा ओवरलैपिंग है? ss ओवरलैपिंग है। क्या है? ss ओवरलैपिंग है। और 3 बॉन्ड ऐसे हैं जिसमें कौन सा ओवरलैपिंग है? sp ओवरलैपिंग है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब कभी ss ओवरलैपिंग होता है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है एज कंपैरिजन टू s और p ओवरलैपिंग के। sp ओवरलैपिंग की बॉन्ड एनर्जी कम होगी, उसकी साइज बड़ी होगी। ss ओवरलैपिंग की, ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी और उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा, उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। इज दैट क्लियर? मतलब इसके हिसाब से इस मेथेन में 3 बॉन्ड तो क्या होने चाहिए थे? सिमेट्रिकल होने चाहिए थे। 3 बॉन्ड क्या होने चाहिए थे? एक जैसे होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि sp ओवरलैपिंग है। लेकिन जो एक बॉन्ड हमारा है, जो हमारा 4th बॉन्ड है, वो इन तीनों से क्या होना चाहिए था? डिफरेंट होना चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि दीज 4 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। एक्सपेरिमेंटली हमको ये देखने में मिलता है कि ये जो 4 बॉन्ड है मेथेन के, वे क्या है? सिमेट्रिकल है। ऑल बॉन्ड्स आर सिमेट्रिकल। ऑल बॉन्ड्स आर सिमेट्रिकल।
मतलब कि सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं, एक जैसे, उनकी रूपरेखा एक दूसरे से हूबहू क्या होती है, मिलती जुलती है, जैसे कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, तमाम तरह की चीजें। अब यहाँ पे आकर के समस्या क्या हो गया, उलझ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन तो कर नहीं पा रहा था कि इस समस्या का सॉल्यूशन कैसे हो। तो इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए जो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, संकरण। क्लियर है? देख लो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर क्या हो, छोटे छोटे इसके नोट्स बना लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसको हम हाइब्रिडेशन को निकालेंगे कैसे। ठीक है ना, किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को हम पता कैसे करेंगे। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये अपने आप में क्या है, बस ऐसे ही ख्याली पुलाव है, मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। अपने आप में क्या है, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है ना, बोलिए। और ऐसे ऑर्बिटल एक मिक्सअप होंगे जिसकी एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हो, जिसकी ऊर्जा बराबर हो या लगभग बराबर हो। दो ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। ऑर्बिटल्स का मतलब यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड, और जो नया ऑर्बिटल बनाते हैं दैट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है ना, ओनली दोज ऑर्बिटल आर मिक्स्ड, ओनली दोज orbitals are mixed which have equal energy, equal एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इक्वल एनर्जी, आर नियरली इक्वल एनर्जी, नियरली इक्वल एनर्जी। या तो उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए या लगभग बराबर होनी चाहिए। ठीक ना, एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे, उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दो। तीन आपस में मिक्स हो रहे हैं तो तीन। अगर चार आपस में मिक्स होंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, चार। ठीक है ना, तो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल
हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म is equal to number of atomic orbitals are mixed। ठीक है, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे जितने के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। क्लियर है, बोलो। देखिए, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, वे एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वो एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं इन एवरी रेस्पेक्ट। ठीक है, हर तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखो होता क्या है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं तो उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज हो जाती है, उनका जो अपना अस्तित्व है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और नए तरह के ऑर्बिटल बनते हैं नई पहचान के साथ, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, या ऐसे लिख लीजिए, ड्यूरिंग द नहीं ऐसे लिखिए इसको, आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals new hybrid orbitals formed of equal energy with new property ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल की अपनी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग होगी। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं। मान लो एक p और एक s ऑर्बिटल आपस में क्या कर गए, मिक्सअप कर गए, हाइब्रिड हो गए। ठीक है ना, तो देखो कितने ऑर्बिटल यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, एक p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल। ठीक है ना, नए तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा देखो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 2, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर भी कितना होगा, 2। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, तो ये हमारा क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उतने ही क्या बनेंगे, नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर है, चलिए देखते हैं कि कितने तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ठीक है ना, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, कितने ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, एक s और एक p। ठीक है ना, और इसका एग्जाम्पल है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। देखो कैसे होता है,
बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2s2 सॉरी 1s2 2s2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। पहले समझ लीजिए आप लोग, फिर छापते रहिएगा। 1s2 2s2, ठीक है ना। देखो बेरिलियम के साथ कितने क्लोरीन है? 2। तो अगर इसके बैलेंस सेल को देखें, संयोजी कक्षा को देखें, तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। कम से कम इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कितने क्लोरीन है इसके साथ अटैच हुए? 2 हैं। तो 2 क्लोरीन की वजह से इस बेरिलियम के पास एटलीस्ट 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, तभी तो ये बॉन्डिंग में जा पाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? इसके आगे 2p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। हम इस कंडीशन को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। हम आगे जीएस लिख करके आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। अब होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप करके किसमें आ जाता है? 2p में। हम इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। अब देखो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पे आएगा तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1। और 2p में 1। क्लियर है? इसके ये 2 ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे? हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक एक इलेक्ट्रॉन है यह क्लोरीन के साथ क्या कर लेगा? बॉन्डिंग कर लेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ क्या कर लिया? बॉन्डिंग कर लिया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? एक S और एक P। तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया Sp, ठीक है। अच्छा देखो, जो सबसे जरूरी चीज है, ठीक है ना, कि जब कभी ये इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, तो जब ये बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉन्टिन्यूसली क्या करता है? रिपल्सन फोर्स काम करता है। इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन फोर्स काम करेगा। और इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, इस रिपल्सन को कम करने के लिए, ये जो 2 बॉन्ड हैं वह एक दूसरे से क्या करते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपने आप को क्या कर लेते हैं? ऑक्युपाई कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको इस तरह से समझिए कि घर में अगर 2-4 लोग हैं तो उनके बीच में क्या होता है? अगर झगड़ा हो जाए तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं? दूरी बना लेते हैं। जितना अधिक दूरी बनाए रखेंगे उनके बीच में कलेश उतना क्या होगा? कम होगा, ठीक है। सेम चीज फॉलो करता है क्या? हमारा मॉलिक्यूल, अणु। देखो यहां पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, S और P। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, ठीक। और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है? P ऑर्बिटल। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल हुआ है? P ऑर्बिटल। देखो 2 बॉन्ड बन गया, तो दिस इज द sp हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा क्लोरीन और ये क्लोरीन, sp हाइब्रिडाइजेशन। इनके बीच का एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल। हम एंगल की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। तो इन दोनों बॉन्ड के बीच में हमारा जो मैक्सिमम एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। और शेप क्या हो जाएगा इसका? आकृति, लीनियर। शेप को हिंदी में क्या बोलते हैं? आकृति। और लीनियर को रेखीय, ठीक है। तो BeCl2 का शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। और बॉन्ड एंगल इनके बीच में कितना होगा?
180 डिग्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 में एक s और p के कितने ऑर्बिटल, 2। तो कितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, एक s और 2 p। अच्छा, ये sp2 हाइब्रिडेशन देखने में किस मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है, BCl3, बोरान क्लोराइड। ठीक है ना? एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन में कुछ पॉइंट्स हम जैसे जैसे आगे पढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे उनको क्या करते चलेंगे, नोट कराते चलेंगे, क्योंकि अभी उसको यहाँ पर बताया जाना हमको उतना उचित नहीं लगता, ठीक है ना, प्रॉपर नहीं लगता। जब उसकी बारी आएगी जहाँ पर उसका यूज होगा हम वहाँ पर उसको क्या करेंगे, हाँ, कंसिडर कर देंगे। ठीक है ना? देखिए होता क्या है BCl3 में, बोरान का एटॉमिक नंबर 5, 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p1। ठीक। बोरान के साथ कितने क्लोरीन है, 3। एटलीस्ट को कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 तो चाहिए ही चाहिए। अगर इसके संयोजी कक्षा को देखा जाए, वैलेंस सेल को देखा जाए, तो ग्राउंड स्टेट में इसके जो संयोजी कक्षा का विन्यास है, इंग्लिश में बोले जिसके वैलेंस सेल का क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो कुछ इस तरह से है कि 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। अब होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन इस 2s से जंप करके किस में शिफ्ट हो जाएगा, 2p में। इसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। अब देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन बच गया, 1, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। क्लियर है? देखो एक s और 2p आपस में क्या कर जाएंगे, हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, और एक क्लोरीन इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। हाइब्रिडेशन इसका क्या होने वाला है, sp2। ठीक है, बोलो। अच्छा देखो sp2 में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये। ठीक है, इसके साथ क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, p ऑर्बिटल, क्योंकि क्लोरीन का वैलेंस शेल किस ऑर्बिटल में होता है, p ऑर्बिटल। तो ये हमारा क्या हो गया, p ऑर्बिटल। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। ठीक है, अब देखो बोरान ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। हाँ, तीनों को किस पे होना चाहिए, इधर देखिए आप लोग, तीनों को कितने किस पे होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो तीनों बॉन्ड के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो पॉसिबल बॉन्ड एंगल है वो कितना हो सकता है, 120 डिग्री। यानी सारे बॉन्ड के बीच में कितने बॉन्ड एंगल होंगे, 120 डिग्री। ठीक है ना? तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा BCl3 में, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। इज दैट क्लियर? अच्छा इसका शेप क्या हो जाएगा, बोलो। इधर देखिए, दिस इज द बोरान,
इसके 3 बॉन्ड क्लोरीन के साथ, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना आपको दिख रहा है? 120 डिग्री, ठीक है ना। अगर हम इनको इस तरह से क्या कर दें, मिला दें, तो ये आपको क्या दिख रहा है? ट्राइंगल दिख रहा है ना। जब मैं बोल रहा हूं कि आप लोग यहां देखिए, बाद में नहीं समझ में आएगा तो दांत नहीं फोड़ेंगे सब लोग। अगर हम तीनों क्लोरीन को इस तरह से क्या करते हैं, आपस में मिला दें, तो ये आपको कौन सा शेप दिख रहा है? ट्राइंगल दिख रहा है। तो जो इसका शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्राइंगुलर प्लेनर। ट्राइंगुलर प्लेनर। पहले समझ लिया करिए आप लोग, हम यहाँ से नोच के लेके थोड़ी भाग जाएंगे, छापते रहिएगा। बाद में पता चला कि क्या छापे, कुछ समझ, घरों पे जाके देखेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मार टेंशन के मारे खाना अच्छा नहीं लगेगा, नींद नहीं लगेगा, है ना, क्या बताए थे समझ नहीं आ रहा है। देखिए छापा तो बुक में भी है, यहाँ समझने के लिए आए हैं ना। चलिए नोट दिस।